तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्ट्राइड्स एंड क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन। क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर हिंद चीन क्या है। तो हिंद चीन आपका है क्या? क्षेत्र है। क्या है दोस्तों? क्षेत्र है। और ये कैसा क्षेत्र है? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और इसका एरिया कितना है? तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब एक बात आप समझिए कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है। तो जो क्षेत्र क्या होगा कि जिसका 3 इलाका पानी से घिरा होगा, जिसका 3 इलाका क्या होगा? पानी से घिरा होगा, और एक इलाका स्थल से घिरा होगा। एक इलाका किससे घिरा होगा? स्थल से घिरा होगा, और 3 इलाका पानी से घिरा होगा। तो वैसे क्षेत्र को ही प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहेंगे। जैसे इंडिया भी क्या है कि इंडिया भी 3 इलाका आप देखेंगे तो पानी से घिरा हुआ है, और एक क्षेत्र क्या? स्थल से घिरा है। तो इंडिया भी क्या आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो हिंद चीन भाई साहब ये क्या होता है देखिए, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आपका है 3 लाख वर्ग किलोमीटर हिंद चीन का एरिया जो है फैला है। और इसमें कौन कौन स्टेट आते हैं? तो इसमें वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया आता है। इसमें कौन आता है? वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया आता है। वियतनाम और लाओस पर चीन का अधिकार है, और कम्बोडिया पर इंडिया का अधिकार है। ठीक है। और है क्या कि इस पर तथा इसकी जो हिंद चीन की उत्तरी सीमा जो है म्यांमार और चीन है। उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन तक जाती है, और दक्षिणी सीमा चीन सागर तक। दक्षिणी सीमा चीन सागर तक, और पश्चिमी सीमा म्यांमार के क्षेत्र में जाती है। तो आपने क्या देखा कि हिंद चीन की बात करें तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसका एरिया कितना है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसमें वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया क्षेत्र आते हैं। वियतनाम और लाओस पर चीन का अधिकार है, और कम्बोडिया पर जो आपका है इंडिया का अधिकार है। और कम्बोडिया में ही अंकोर वाट मंदिर का निर्माण हुआ है। उत्तरी सीमा म्यांमार चीन है, और दक्षिणी सीमा चीन सागर है, और पश्चिमी सीमा म्यांमार के क्षेत्र है। चीन में बौद्ध धर्म के साथ साथ फ्यूसियस धर्म का भी प्रभाव है। चीन में जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव तो है, साथ ही क्या है तो फ्यूसियस धर्म का भी प्रभाव है। इसके साथ भारत में भी क्या है आपका मतलब बौद्ध धर्म का प्रभाव है। लाओस और कम्बोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। लाओस और कम्बोडिया पर किसका था? भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। और 4वीं शताब्दी में कम्बोज राज की स्थापना होती है। क्या होती है? कम्बोज राज का क्या होता है कि स्थापना होता है। ठीक है। और ये भारतीय संस्कृति का केंद्र बनता है। क्या बनता है? भारतीय संस्कृति का केंद्र बनता है। तो पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संस्कृति का केंद्र कौन बनता है? तो कम्बोज बनता है। और इसकी स्थापना जो है कब होती है? तो 4वीं शताब्दी में। और इसमें ये इसकी समाप्त कब होता है? ये तो 16वीं शताब्दी में इसका अंत हो जाता है, पतन हो जाता है। फिर आपका बीच में है 12वीं शताब्दी में क्या होता है कि राज सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का यहाँ पर कम्बोज में अंकोर वाट मंदिर का क्या करते हैं? निर्माण करवाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा अंकोर वाट मंदिर का निर्माण जो है कौन करवाए थे? तो राजा सूर्यवर्मन या राज सूर्यवर्मन द्वितीय। कौन करवाए थे? राज सूर्यवर्मन द्वितीय करवाए थे। और अंकोर वाट मंदिर जो है, अंकोर मंदिर कहाँ पे है? तो कम्बोडिया में। ये सबसे अभी यहाँ तक हाईलाइटेड जो है प्रश्न है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि हिंद चीन में कौन कौन आपके आते हैं निम्नलिखित में? तो वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया क्षेत्र जो है आता है। ये 2 पॉइंट इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 298 में वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली थे, वो भारत आए। वो क्या है जी? भारत आए। किस रास्ते से आए थे? आप याद रखना, केप एंड गुड होप। ठीक है ना? केप एंड क्या दोस्तों? गुड होप। क्या? उत्तर अंतरिक्ष आशा के रास्ते। किस रास्ते? उत्तर अंतरिक्ष आशा के रास्ते से। और इसी रास्ता को बर्थोलोम्यू डियाज भी किए थे, लेकिन वो वहीं तक रुक गए थे। कैप तक ही पहुंच पाए थे, उसके आगे नहीं पहुंच पाए थे। तो 1498 में वास्को डी गामा जो एक पुर्तगाली थे, वो भारत आए थे। तो पूछेगा कि सबसे व्यापारी वो कौन था जो भारत आया था? तो पुर्तगाली व्यापारी था। कौन था जी? वास्को डी गामा। और जब ये व्यापार करके यहाँ पर सब जग गए, और ये कहाँ पे आए थे? तो केरल के कालीकट बंदरगाह के पास। कहा थे? केरल के कालीकट बंदरगाह के पास। और केरल के स्थानीय राजा को क्या कहते थे? जमोरिन कहा जाता था। ठीक है। और जब यहाँ से गए तो इन्हों कितना मुनाफा हुआ? तो 26 गुना मुनाफा हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1590 में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाया गया। 1510 में क्या किया गया कि मलक्का को क्या किया गया? व्यापारिक केंद्र बनाया गया हिंद चीन का। किसका? हिंद चीन का। और इस व्यापारिक केंद्र बनाकर क्या हुआ कि हिंद चीन जो है व्यापार क्या हुआ? शुरू हो गया हिंद और चीन से। फिर 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन पहुंचे। है क्या? 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी जो व्यापारी थे वो कहाँ पहुंचे? हिंद चीन पहुंचते हैं। उसके बाद 1747 में के बाद से ही फ्रांस अन्नाम जो इलाका था उसमें रुचि लेने लगा। ठीक है। अन्नाम में क्या? रुचि लेने लगा। इसके बाद 1787 में कोचिंग जो है चीन के शासक से संधि किया। कोचिंग में क्या? चीन के साथ क्या जी? संधि कर लिया। ठीक है। फिर 1862 में अन्नाम को सैन्य बल के द्वारा
संधि के लिए बाध्य कर दिया। क्या कर दिया? बाध्य कर दिया। और यहाँ पर अपना जो है उपनिवेश इसको बना दिया, कोचिन को 1862 में। फिर 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि हिंद चीन जो है फ्रांस के अधीन हो गया। पूरी तरह से पूछ लेगा कि हिंद चीन फ्रांस के पूरी तरह से अधीन कब हो गया? तो 20वीं शताब्दी में पूरी तरह से हिंद चीन जो है फ्रांस के अधीन हो जाता है। 1931 में वियतनाम देश वर्ल्ड का तीसरा चावल निर्यातक देश बनता है। 1931 में जो वियतनाम देश होता है वर्ल्ड का तीसरा चावल निर्यातक देश होता है, मतलब चावल को ट्रांसपोर्ट करता है दूसरे देशों में। ठीक है, तो है क्या 1931 में चावल का तीसरा निर्यातक वाला देश कौन सा होता है? तो वियतनाम होता है। अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रांसीसी लोगों ने क्या किया, नहरों के बाद पानी होने की व्यवस्था जो है पूरी तरह से अच्छे ढंग से कर दिया था, इसलिए वो चावल जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। फिर 1920 में छात्र और छात्राएं क्या हुआ, राजनीतिक पार्टियां जो है बनने लगती है। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखेंगे कि फ्रांसीसियों ने उपनिवेश का स्थापना कब कहाँ किया, इसके ऊपर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो फ्रांसीसियों द्वारा उपनिवेश का स्थापना आप हुआ तो कोचिन को जो है 1862 में, कंबोडिया 1830 में, और नाम को 1884 में, और लाओस को 1904 में यहाँ पर अपना उपनिवेश बनाया। उपनिवेश का मतलब क्या होता है अगर मैं आपको समझाऊं, तो उपनिवेश का मतलब ये होता है कि जब कोई एक अमीर देश किसी गरीब देश पर अपना राज्य जमा लेता है तो वो गरीब देश उस अमीर देश का उपनिवेश कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों आप एक लाइन ये भी रखना कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या होता है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी भी एक तरह की बंधुआ मजदूर थी जहां मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था लेकिन मालिक को असीमित अधिकार थे। मतलब मजदूर को कोई अधिकार नहीं है लेकिन मालिक को हर अधिकार है, वो जो चाहे। इसके अलावा एक वन पॉइंट याद रखना जो वीवीआई पॉइंट है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे, तो कोलोन कहते थे। क्या कहते थे? कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहे जाते थे।